the speaker has already joined us, I'll just give a brief outline of today's session, then our esteemed speaker will join us. So, day six, we will gonna talk about jail, custody, and prison management, including the Pakistan Prisons Act 1894. In this very outline, we'll cover will cover the rules such as prison rules and rights of detainees, types of custody, parole, remission, probation. So the concept could be clear to all of you. Then, lastly, we'll focus on custodial torture laws and reforms. So please welcome our esteemed speaker for today, Sir Qasim Iqbal, who has joined us. Assalamu alaikum, sir, and I hope you're doing well. वालेकुम So, अस्सलाम. yes, sir. So please, it's over to you. आप start कर सकते हो. Thank you so much. So once again, thank you so much for inviting me in this session. Thanks to Pakistan Law Students Association and obviously their president Aksar Sajjad for inviting me in this session. So I would like to start from where we closed yesterday. Basically, in yesterday's session, we had three topics. One was the Anti-Terrorism Act, and other two, which we left due to the shortage of time, was the Juvenile Justice System Act and the gender-based violence laws. So I'll just briefly touch those laws, and then we will move on to the today's topics. So briefly discussing the Juvenile Justice System Act, it is an act of 2018 और ये लॉ जो है बेसिकली जुवेनाइल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, स्पेशली प्रोटेक्टिंग देयर साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स. सो previously there was a juvenile justice system ordinance of 2000 जिसको रिपील किया गया 2018 में और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट बनाया गया. इसका जो सेक्शन 23 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, विच गिव्स दिस लॉ ओवरराइडिंग इफेक्ट टू द अदर लॉज. इट मींस जो नॉर्मल प्रोसीजर है हमारा, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का जनरल लॉ है, दैट इज द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके ऊपर इसको प्रेसिडेंस हासिल होगी और इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा. यानी जहां भी किसी जुवेनाइल का मैटर आ जाएगा तो वहां पर ये लॉ प्रिवेल करेगा. इसके सेक्शन 2B के अंदर चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है, जुवेनाइल की डेफिनेशन दी गई है. एनी पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड 18 years of age is has been declared a child, a juvenile in this law. तीन डेफिनेशंस इस लॉ की बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आपको जुवेनाइल से रिलेटेड कोई ट्रायल करना पड़े तो वो ज़रूर आप काइंडली नोट डाउन कर लें. वन इज सेक्शन 2G जो हीनियस ऑफेंस को डिफाइन करता है. दैट इज एनी ऑफेंस which has punishment of death, life or more than 7 years. So it has been declared as heinous offense. ये definition आपको criminal law के किसी और जगह पे किसी और statute में नहीं मिलेगी. इसी तरह major offense को भी यहाँ पर define किया गया है. It is section 2M of this law definition clause. Major offense के मुतालिक कहा गया है ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 3 से लेकर 7 साल के दरमियान है, तो उसको मेजर ऑफेंस की कैटेगरी में शामिल किया गया है. और सेक्शन 2O में माइनर ऑफेंसेस की डेफिनेशन दी गई है, ऐसे ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट विच इज़ लेस देन 3 years है. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. जब भी आप जुवेनाइल्स के केसेस करेंगे और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत फॉर और अगेंस्ट आप पेश होंगे तो ये डेफिनेशंस आपको हर जगह आपके सामने आएंगी और इनकी आपने इंटरप्रिटेशन करनी होगी और इन्हीं के तहत आपने बेल्स भी मूव करनी है. इसका जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि जो जुवेनाइल विक्टिम है, एक तो है जुवेनाइल ऑफेंडर, जुवेनाइल विक्टिम के मुतालिक ये कहा गया है कि उसे स्टेट एक्सपेंसेस के ऊपर लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी अगर वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकता तो. और लीगल असिस्टेंस भी ऐसे नहीं कि जैसे हम बार्स में अमूमन करते हैं कि जिसकी भी 2 साल 3 साल प्रैक्टिस है उसको हम
प्रोबोनो केसेस दे सकते हैं। इस लॉ के अंदर ये पाबंदी लगाई गई है कि एटलीस्ट ऐसा लॉयर जिसकी प्रैक्टिस 7 इयर्स है, उसको एज अ लीगल असिस्टेंट उसकी खिदमात जो हैं वो जुवेनाइल को प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि वो उसके जो लीगल राइट्स हैं उनको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी प्रोविजन है एज फार एज द जुवेनाइल्स एंड माइनर्स एंड आर कंसर्न्ड। सेक्शन 4 के तहत जुवेनाइल कोर्ट्स बनाई गई हैं इस लॉ के तहत। सेक्शन 5 और 6 जो है मेनली इस पूरे लॉ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस पूरे लॉ को बेसिकली रन करते हैं। सेक्शन 5 में अरेस्ट ऑफ जुवेनाइल को डिस्कस किया गया है। सो इन सेक्शन 5 अगर हम उसको ब्रीफली देखें तो एक तो उसमें ये कहा गया है कि जुवेनाइल शैल नॉट बी केप्ट इन पुलिस स्टेशंस, रादर ही विल बी केप्ट इन द ऑब्जर्वेशन होम। यानी अगर कोई भी जुवेनाइल किसी मामले में अरेस्ट हो जाता है किसी भी ऑफेंस में, तो उसे पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जा सकता और उसे ऑब्जर्वेशन होम्स में रखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन सेंटर्स में रखा जाएगा। आगे हम जैसे इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में दारुल अमान भी बने हुए हैं, जहाँ खवातीन भी रहती हैं और बच्चे भी रहते हैं। तो दारुल अमान का है, या पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर उनको भेज दिया जाता है। अरेस्ट के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जा सकता। ये लॉ बैन करता है कि आप किसी भी माइनर को whose age is less than 18 years, उसको आप थाने में नहीं रख सकते। और जैसे ही वो अरेस्ट होगा, इसकी नेक्स्ट प्रोविजन सेक्शन 5 की ये है, उसके गार्डियन को उसको सर्च करके ढूंढ के उसको इतला दी जाएगी कि आपका जो बेटा है बेटी है माइनर, वो अरेस्ट हो चुकी है। और इन्फॉर्म करने के बाद अगर वो ऑफेंस अवेलेबल है तो फोर्थ विद गार्डियन को उसकी कस्टडी दे दी जाएगी। और इसी में एक पाबंदी ये लगाई गई है सेक्शन 5 में कि प्रोटेक्टिव डिटेंशन के नाम पे किसी माइनर को, किसी जुवेनाइल को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जैसे आजकल एक पॉलिटिकल सिनेरियो है पूरे पाकिस्तान में और रैलीज होती हैं, जलसे होते हैं, तो उस सूरत में बहुत से अंडर एज बच्चों को भी अरेस्ट किया गया है। तो ये लॉ ये कहता है कि इवन प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम के ऊपर भी माइनर्स को, जुवेनाइल्स को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सेक्शन 6 इसका जो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 का, इट डील्स विद द बेल्स ऑफ द जुवेनाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बेल्स के हवाले से इस मुख्तलिफ कैटेगरीज की गई हैं ऑफेंसेस की भी, जिनकी डेफिनेशन क्लॉज मैंने आपको बता दी, और फिर एज के हिसाब से भी बेल को कैटेगराइज किया गया है। तो जुवेनाइल की बेल जो है वो सेक्शन 497 ऑफ सीआरपीसी के तहत नहीं डील की जाएगी, बल्कि सेक्शन 6 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 डील की जाती है। हम जब बेल पिटीशन फाइल करते हैं तो हम सेक्शन 6 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट रेड विद सेक्शन 497 सीआरपीसी लिखते हैं। तो सेक्शन 6 के जो मुख्तलिफ सब क्लॉजेज हैं, उसमें मेनली 3-4 बातें हैं, वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि आज के हम सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन बेलेबल ऑफेंसेस जुवेनाइल it is mandatory upon the courts to release him on bail in bailable offenses। तो और इसमें एक चीज ये कही गई है कि अगर बेलेबल ऑफेंस में अदालत को ये लगता है कि ये जो माइनर है, ये जो जुवेनाइल है, ये वापस क्रिमिनल्स के पास चला जाएगा, तो अदालत के पास ये इख्तियार है इस लॉ के तहत कि वो जुवेनाइल को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो इस लॉ के तहत बनाए जाएंगे और बनाए जा चुके हैं मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस में, वहाँ भेज सकती है। अब ये क्यों रखा गया है? ये इसलिए रखा गया है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऐसे होते हैं आजकल जहाँ पर माइनर्स को, बच्चों को, जुवेनाइल्स को यूज किया जाता है। तो वो क्योंकि पकड़े जब जाते हैं तो वो कहते हैं हम जुवेनाइल हैं, उनकी बेल हो जाती है, तो वो अल्टीमेटली वापस अपने हैंडलर्स के पास चले जाते हैं और फिर वो उसी क्राइम में, जैसे बैगिंग है और इस तरह की डिफरेंट केसेस हैं। आज मैं आपके लिए केस लॉ भी लेके आया हूँ जिसमें
एक बच्चे को जुवेनाइल को यूज किया जा रहा था ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, तो उसकी बेल का एक मैटर है जो मैं आपको आज उसका केस लॉ आपको प्रोवाइड करूंगा इन पीडीएफ फॉर्म। तो बच्चों को यूज किया जाता है। तो इस सूरत में लॉ ने ये अदालत को इख्तियार दिया है कि अगर अदालत को ये लगता है कि ये वापस उसी क्रिमिनल गैंग में चला जाएगा और दोबारा ये यूज होगा, तो अदालत उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए उसको जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेज सकती है। इसके अलावा इसी सेक्शन 6 में ये कहा गया है कि माइनर और मेजर ऑफेंसेस, तीन डेफिनेशंस मैंने आपको बताई स्टार्ट में। वन इज रिगार्डिंग हीनियस ऑफेंसेस, सेकंड इज मेजर ऑफेंसेस एंड देन द माइनर ऑफेंसेस। तो मेजर और माइनर ऑफेंसेस में अगर कोई जुवेनाइल अरेस्ट हो जाता है तो लॉ ये कहता है सेक्शन 6 कि वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे उसने कोई बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है। तो उस सूरत में उसको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट दी जाएगी। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि अक्सर जो आपके हर्ट के केसेस होते हैं, लड़ाई झगड़े के केसेस होते हैं जिसमें माइनर्स आ जाते हैं, 16 साल का बच्चा है, 17 साल का बच्चा है, या इवन ड्रग ट्रैफिकिंग के केस हैं, तो उसमें जो माइनर्स होते हैं उनकी बेल्स के लिए इस सेक्शन को यूज़ किया जाता है इन प्रैक्टिस। तो मेनली ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सज़ा 7 साल तक है वो माइनर और मेजर की कैटेगरी में आते हैं, उनकी बेल हम इस सेक्शन के तहत अप्लाई करते हैं। फिर सेक्शन 6 का सब सेक्शन 4 है, वो ये कहता है कि अगर जुवेनाइल की जो एज है, ऐसा जुवेनाइल जो 16 साल या उससे ऊपर है और उसने कोई हीनियस ऑफेंस किया है, ठीक है, हीनियस ऑफेंस जिसमें डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 10 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तो अगर उसने हीनियस ऑफेंस किया है तो उसमें उसको अदालत को ये इख्तियार दिया गया है, डिस्क्रिशन दी गई है कि वो उसकी बेल डिक्लाइन कर सकती है। इसी तरह स्टेचूटरी पीरियड जिस तरह 497 सीआरपीसी में दिया गया है कि अगर कोई मेल ऑफेंडर है तो 1 साल तक अगर उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं होता तो उसको ऑन स्टेचूटरी ग्राउंड्स, ऑन नॉन कंप्लीशन ऑफ ट्रायल उसको बेल दी जाएगी। इसी तरह वुमेन का 497 में ये राइट दिया गया है कि अगर कोई वुमेन ऑफेंडर है और उसका ट्रायल विद इन 6 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको एज अ मैटर ऑफ राइट बेल दी जाएगी, जिसको स्टेचूटरी ग्राउंड अमूमन प्रैक्टिस में कहा जाता है। तो यहाँ भी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 में ये कहा गया है कि अगर किसी जुवेनाइल का कोई ट्रायल है और वो विद इन 6 मंथ्स कंप्लीट नहीं होता और जुवेनाइल इम्प्रिजन्ड है तो उसको एज अ मैटर ऑफ राइट बेल दी जाएगी। तो इसमें जो स्टेचूटरी पीरियड रखा गया है वो 6 मंथ्स का रखा गया है, जो एट पार है विद द वुमेन। सेक्शन 7 इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस, जिसमें जुवेनाइल जिसमें शामिल होंगे। उसमें ये कहा गया है कि सब इंस्पेक्टर लेवल का कोई ऑफिसर हर उस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करेगा जिसमें कोई जुवेनाइल शामिल है, और वो सब इंस्पेक्टर उसकी जो ओवरसाइट है वो थाने का जो एसएचओ है वो नहीं करेगा, बल्कि कोई एसपी लेवल का बंदा या एसडीपीओ लेवल का बंदा उसकी ओवरसाइट करेगा। ये जुवेनाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक सेफ गार्ड रखा गया है। सेक्शन 9 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो पूरा लॉ बनाया गया था जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, ये इसलिए बनाया गया था कि जुवेनाइल को, माइनर्स को, ये जो पूरा हमारा अदालती निज़ाम है, एडवर्सेरियल सिस्टम है, इसके जो रिगर्स हैं उससे बचाया जाए। जेल के जो हालात हैं, जो मसाइल हैं वहाँ पर, वो बजाय इसके कि वहाँ से लोग ठीक हो के आए, वहाँ पर एक पूरी क्राइम की एकेडमी खोली हुई है तो उससे बचाया जाए बच्चों को। तो सेक्शन 9 इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू द डिस्पोजल ऑफ केसेस थ्रू डाइवर्जन। तो एक नई चीज लेके आई गई, जिस तरह एडीआर का सिस्टम है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिस्टम, वैसा ही जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के अंदर डाइवर्जन का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें ये कहा गया है कि जो जुवेनाइल से रिलेटेड केसेस हैं वो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को भेजे जाएंगे, जिसमें कोई भी जुवेनाइल
एज एन एक्यूज शामिल हो। और वो जो कमेटी है वो किसी भी स्टेज के ऊपर केस हो तो उस कमेटी को भेजा जा सकता है, और वो कमेटी उसका कोई भी पॉसिबल सोल्यूशन दे सकती है जिसको कोर्ट फिर एक्सेप्ट करेगी। और वो क्या क्या मोड्स हो सकते हैं जिसके तहत जुवेनाइल से रिलेटेड कोई ऑफेंस उसको ख़त्म किया जा सकता है, वो मोड्स भी सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 के अंदर दिए गए हैं कि उसके अंदर अगर वो अपॉलोजी कर लेता है या फाइन पे कर देता है या वो कम्युनिटी सर्विस को ज्वाइन कर लेता है या इस तरह की किसी चीज़ पे वो एग्री कर लेते हैं माइनर या उसके जो गार्डियन हैं, तो उस केस को ख़त्म किया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू आवर अदर टॉपिक विच इज़ रिगार्डिंग द प्रोबेशन एंड पेरोल। तो वो इसमें भी एक पूरा निज़ाम इस लॉ के अंदर दिया गया है उसका। और ये जो सोल्यूशन है डाइवर्जन का, ये दो किस्म के ऑफेंसेस के लिए दिया गया है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि इसमें डेफिनेशन क्लॉज बड़ी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू हीनियस ऑफेंसेस, मेजर ऑफेंसेस एंड माइनर ऑफेंसेस। तो हीनियस ऑफेंसेस के अंदर जो डाइवर्जन है वो अवेल नहीं की जा सकती, लेकिन तमाम मेजर और माइनर ऑफेंसेस के अंदर ये जो डाइवर्जन की ऑप्शन है, जिस तरह सिविल केसेस में हम आजकल देखते हैं कि एडीआर की ऑप्शन होती है कि आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम में जाकर अपना मसला स्पीडीली हल कर सकते हैं, इसी तरह जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर डाइवर्जन का ये ऑप्शन दिया गया है, लेकिन उसको कर्टेल कर दिया गया है कि हीनियस ऑफेंसेस के अंदर आप डाइवर्जन को यूज नहीं कर सकते, लेकिन मेजर और माइनर ऑफेंसेस के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। सेक्शन 11(2) इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द जुवेनाइल्स, जो ये कहता है कि जुवेनाइल का जो भी ट्रायल होगा उसमें अदालत को इख्तियार दिया गया है कि वो इन कैमरा ट्रायल कर सकती है जुवेनाइल की जो उसकी सेल्फ एस्टीम, ऑनर और उसकी आइडेंटिटी वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी तरह सेक्शन 12 है, वो ये अदालत को इख्तियार देता है कि कोर्ट कैन डिस्पेंस विद द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द जुवेनाइल, कि जुवेनाइल को ये जो बार बार अदालत आना जाना, ये जितने चक्कर हैं उसके ज़ाहिर है उसके माइंड पे, उसकी पर्सनैलिटी पे, उसकी एजुकेशन पे, उसकी हेल्थ पे, उसके इमोशंस पे बड़ा अफेक्ट करेगा। वो यहाँ पर आके क्रिमिनल्स को देखेगा कोर्ट्स के अंदर। तो इसमें ये प्रोविज़न रखी गई है कि जो माइनर है उसको उसको हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया जाए, उसको फिजिकल प्रेजेंस से उसको डिस्पेंस विद कर दिया जाए। इसी तरह सेक्शन 13 है, वो ये कहता है कि अगर किसी जुवेनाइल का ट्रायल हो रहा है तो उसकी जो मीडिया पे उसकी तशहीर है, उसकी जो रिपोर्टिंग है उसमें उसका नाम जाहिर नहीं किया जाएगा। ये भी उसके ज़ाहिर है जुवेनाइल्स की प्रोटेक्शन के लिए और उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए और उनके फ्यूचर के लिए एक प्रोटेक्शन रखी गई है इस लॉ के अंदर। सेक्शन 15 रिगार्डिंग प्रोबेशन एंड पेरोल, जिस तरह कि मैंने बताया इसके अंदर स्पेशल प्रोविजंस रखी गई हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के अंदर। तो उसमें सेक्शन 15 ये कहता है, कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो जुवेनाइल को बजाय इसके कि वो इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे, वो अदालत उसको कह सकती है कि आप कोई कम्युनिटी सर्विस के करें, कोई फ़ाइन पे कर दें, बजाय इसके कि आप इम्प्रिजनमेंट में उसको भेजा जाए और बच्चा जो है, जो एक छोटी उम्र के अंदर है, माइनर है, उसको वो जाके मज़ीद क्राइम सीखे जेल के अंदर, तो उसको कम्युनिटी सर्विस के अंदर भेज दिया जाए। तो सेक्शन 15 इस हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 16 says that no juvenile shall be awarded death punishment. सेक्शन 16(1) जो है अनफॉर्चुनेटली इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली ये लॉ ये है कि कोई भी ऐसा शख्स, ऐसा माइनर जिसकी ऐसा शख्स जिसकी उम्र 18 साल या उससे कम है, अगर वो कोई मर्डर कर देता है या ऐसा ऑफेंस कमिट कर देता है जिसमें डेथ पनिशमेंट है, तो उसको डेथ पनिशमेंट अवार्ड नहीं की जाएगी, बल्कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवार्ड की जाएगी। तो ये वो लॉ है जिसको अमूमन लोग मिसयूज़ भी करते हैं अपने मुखालिफिन को या जिनसे आपकी अदावत है उनको कत्ल करवाने के लिए। वो फिर अपने माइनर्स जो आपके बेटे भतीजे होते हैं उनको यूज़ करते हैं, और क्योंकि उन्हें पता होता है कि यार इसको डेथ पनिशमेंट तो होनी नहीं है,
तो ये एक सेक्शन इस लॉ के अंदर मौजूद है जिसकी जाहिर है जिसका नेगेटिव यूज होता है। इस इसी सेक्शन का जो सब सेक्शन 2 है, सेक्शन 16 का सब सेक्शन 2, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि नो जुवेनाइल शैल बी हैंडकफ्ड एट एनी टाइम। किसी भी जुवेनाइल को अरेस्ट करते हुए, अदालत में लाते हुए, रिमांड पे पेश करते हुए, अक्सर आप भी लोग कचहरी आते होंगे या आएंगे तो देखेंगे कि जो जुवेनाइल हैं उनको भी हैंडकफ्स में उनको प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट में, और ना कोर्ट देख रही होती है, ना लॉयर्स इतना बॉदर करते हैं। जब भी आपका कोई एक्यूज्ड, आपका कोई क्लाइंट हैंडकफ्स में लाया जाए कोर्ट के अंदर जो जुवेनाइल है, तो ज़रूर प्रोटेस्ट करें और कोर्ट को ये कहें कि सर इसके हैंडकफ्स खुलवाए जाएं, ये माइनर है, इसके इमोशंस पे, इसके माइंड पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगा। और अगर आपसे लॉ पूछा जाए तो आप बताएं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट का जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 है, वो ये बात कहता है कि किसी जुवेनाइल को हैंडकफ नहीं किया जाएगा। इस लॉ के तहत जितनी भी सजाएं होंगी उनकी अपील फिर सेक्शन 18 के तहत जाती है। ये ज़रूर नोट कर लें कि अपील जो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के तहत जितनी भी सजाएं हैं उनकी अपील सेक्शन 18 के तहत जाती है। और फिर सेक्शन 22 एक जनरल सेक्शन है जिसमें रूल मेकिंग की पावर दी गई है लेजिस्लेचर को, कि वो इस हवाले से जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के बाद फिर रूल्स भी बनाए गए हैं, तो वो सेक्शन 24 के तहत बनाए गए हैं। So this was a general overview of the Juvenile Justice System Act. Now quickly moving towards the gender-based violence laws. मैं इसको भी बस हल्का हल्का टच करता जाऊंगा ताकि जनरली एक अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाए। So gender-based violence laws, these laws generally cover the following topics. Number one, sexual violence and rape cases. Number two, domestic violence. Number three, harmful customs and traditions, जैसे वनी स्वारा आपने नाम सुना होगा. Number four, forced marriage and child marriage. Number five, denial of property rights. Number six, sexual harassment. Number seven, workplace harassment. Number एट, selective sex abortion. ये आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं चीज़ें selective sex abortion के हवाले से. And then finally the sex trafficking. So generally जितने भी gender based violence से related laws हैं वो इन सारे टॉपिक्स के गिर्द ही घूमते हैं. कोई भी लॉ जो जब भी आप पढ़ते हैं तो ये ज़रूर देखा करें कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इस टॉपिक के मुतालिक क्या कहता है. तो जनरली आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, it states about the elimination of exploitation. And then Article 14 is also very important. Please note it down. Article 14 is related, ensures the dignity of man. So when we talk about the dignity of man, it also includes dignity of women and the intersex and other persons also, including the children. So these two articles coupled with Article 25. What is Article 25? That there shall be no discrimination on the basis of sex, and the state shall make provisions for the protection of women. So Article 25 states that the state shall ensure that there will be no exploitation, and special provisions shall be made for the protection of women. And in Article 37, the state shall ensure the promotion of social justice. So these constitutional provisions are the basis for the special laws regarding protection of women, protection of children. Before going to the special laws, let's briefly talk about the general provisions already available in the general criminal law
which are there for the protection of women. So please note it down. Section 354 of Pakistan Penal Code. This is regarding the assault against women. और इसमें जो सजा है, it is 2 years imprisonment. Then section 354A, it is regarding stripping clothes of women in public. And this is a heinous offense, and it entails death punishment and life imprisonment. Then section 365B, this is also related to women, and it is regarding kidnapping a woman for sex. It also entails death punishment and life imprisonment. Then section 366 of Pakistan Penal Code. And it is regarding the kidnapping of women to compel her for marriage. Kidnapping a woman to compel her for marriage. जबरदस्ती किसी को उठा के ले जाना शादी की गर्ज से, इसकी जो सजा है, it is 10 years of imprisonment. Then in section 376, there is also life imprisonment or imprisonment for 10 years regarding rape. 376 is regarding rape. So आप देखते जाएंगे कि ऑलरेडी हमारा जो जनरल लॉ था उसके अंदर वुमेन प्रोटेक्शन के लिए और ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन और जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए ऑलरेडी बहुत से जो सेक्शंस हैं, बहुत सी प्रोविजंस हैं, वो ऑलरेडी मौजूद थी. इसी तरह 393 है, सेक्शन 493 सॉरी, डिसेप्शन ऑफ मैरिज, किसी के साथ धोखाधड़ी से शादी कर लेना. And this also entails 10 years of imprisonment. और ये भी याद रखें कि सारे ऑफेंसेस, ऑलमोस्ट सारे ऑफेंसेस जिसमें 10 साल या उससे ज्यादा की सजा हो, वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं. Then in section 498, enticing or taking away a married woman for physical relations, it entails 3 years imprisonment. और इसके साथ 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऐड किए गए थ्रू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, that is 498A, 498B and 498C. So in 498A, by law वुमेन को प्रोटेक्शन दी गई कि आपकी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है वो कोई नहीं छीन सकता, और अगर कोई छीनेगा तो उसे 10 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी. ये सेक्शन हम बहुत कम यूज करते हैं, और जब किसी वुमेन के प्रॉपर्टी राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो लॉयर्स के पास भी जाएं तो चूंकि जनरल इंफॉर्मेशन नहीं होती, हम कहते हैं सिविल सूट फाइल कर दें, डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर दें. लेकिन इस 498A की जो प्रोविजन है, बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं. अमेंडमेंट आ चुकी है. अगर किसी खातून को उसका इनहेरिटेंस में राइट बनता था और वो राइट उससे छीन लिया गया, उसकी प्रॉपर्टी उसके भाई, उसके कजन्स उसको नहीं दे रहे, तो इस प्रोविजन को यूज करते हुए आप उनके ऊपर FIR दर्ज करवा सकते हैं, और इसमें 10 साल की सजा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है. Then in 498B,
देयर इज अ 7 years imprisonment फॉर फोर्स्ड मैरिज। जबरदस्ती अगर कोई किसी की शादी करवाता है, ऊपर हमने पढ़ा अगर आप खुद शादी कर रहे हैं, तो यहाँ पे है अगर आप किसी और की शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं, तो वहाँ पर सारे वो लोग जो इसमें शामिल हैं इस ऑफेंस में, वो दे विल बी लाइबल टू बी पनिश्ड, और पनिशमेंट इज 7 years। एंड लास्टली 498C is also important. It is regarding marriage with Quran. ये पाकिस्तान में कुछ इलाकों में हुआ करता था, अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन थ्रू लेजिस्लेशन इसको भी एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया है, और इसकी भी जो पनिशमेंट है दैट इज 7 years इम्प्रिजनमेंट। तो आपने देखा कि ऑलरेडी पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर बहुत सी प्रोविजंस ऐसी मौजूद थी और मौजूद हैं, जिनके ज़रिए ख़वातीन को प्रोटेक्ट किया गया था, उनके मुख्तलिफ राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया था, उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया गया था। उसके बाद बहुत से लॉज बनाए गए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, और मैंने जैसा कि आपको 4 कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स पढ़ के बताए, जो बेसिकली जो बेस फ्राहम करते हैं इन लेजिस्लेशंस की। दैट इज आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, then article 14 which ensures the dignity of man, and then article 25 of the constitution which states about which states that there shall be no discrimination on the basis of sex, and state shall make provisions for the protection of women. So article 25, and then article 37 which basically uh, states that the promotion of social justice shall be done. तो इन 4 आर्टिकल्स की रोशनी में फिर मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लेजिस्लेशंस हुई फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहले 2010 के अंदर जो मेन लॉ है दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस एक्ट 2010। तो वर्क प्लेस हरासमेंट से रिलेटेड ये एक स्पेशल लॉ बनाया गया 2010 के अंदर, और इसी लेजिस्लेशन को फिर जो हमारे प्रोविंसेस हैं उन्होंने भी इसको फॉलो किया। फिर 2016 के अंदर पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक एक्ट आया, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016। तो ये भी स्पेसिफिकली वुमेन प्रोटेक्शन के लिए और जेंडर बेस्ड वायलेंस को कम करने के लिए, कर्टेल करने के लिए ये लॉ बनाया गया। उसके बाद एक लॉ जो और बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2020। तो इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए ये लेजिस्लेशन आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट होती चलेगी। तो 2010 में ये प्रोसेस शुरू हुआ, 2020 में फिर डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट आ गया 2020 में। देन अगेन इन 2020 इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट एक्ट वो भी अनेक्ट कर दिया गया, विच इज अ फेडरल लेजिस्लेशन। इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट एक्ट 2020। 2018 के अंदर ट्रांसजेंडर से रिलेटेड भी एक लॉ स्पेशल बनाया गया दैट इज कॉल्ड ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन एंड राइट्स एक्ट 2018। दिस लॉ इज रिलेटेड टू द ट्रांसजेंडर्स। बेसिकली ये जो डेफिनेशन है, जो जो टर्म है ट्रांसजेंडर, इससे मुझे पर्सनली इख्तिलाफ है। इट इज द एक्चुअल वर्ड इज इंटरसेक्स, बट जैसे लेजिस्लेचर्स ने लिखा हम उसको उसी तरह लेके चलते हैं। ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन एंड राइट्स एक्ट 2018। और उससे पहले एक नेशनल लेवल पे एक कमीशन बनाया गया 2012 के अंदर, जो नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एक्ट 2012 है।
और इसके तहत आप देखते हैं कि बहुत सी लेजिस्लेटिव जो वर्किंग है वो पार्लियामेंट में भी और प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर भी की गई, सेनेट के अंदर की गई। बहुत से आपने देखे होंगे कि जो सेमिनार्स हैं वो मुनक्किद किए गए, तो वो इसी अम्ब्रेला के तहत बेसिकली किए गए, दैट इज नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एक्ट। Then before that, there was another law related to protection of women, that is Women in Distress and Detention Fund Act 1996। ये एक पुरानी लेजिस्लेशन है। ऐसी खवातीन जो किसी डिटेंशन के अंदर हैं या डिस्ट्रेस्ड हैं या डिस्ट्रेस्ड एरियाज के अंदर हैं, तो उनके लिए एक फंड कायम किया गया इन 1996। Then there are two general laws which also protect the women. One is the Prevention of Trafficking in Person Act 2018, Prevention of Trafficking in Person Act 2018, and then there is another law जो आजकल हर बंदे ने उसके मुतालिक सुना हुआ है, that is PICA Act, Prevention of Electronic Crimes Act 2016। उसके अंदर भी है स्पेशली प्रोविजंस मौजूद हैं जो खवातीन के लिए हैं। स्पेशली आपने देखा होगा कि खवातीन की पिक्चर्स जो लोग वायरल कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं सोशल मीडिया के अंदर, तो ये जो पीका एक्ट है ये उसको भी देखता है और उसको हीनियस ऑफेंस की तरह उसको डील करता है। So this was the overview of these two uh, legislations, Juvenile Justice System Act 2018 and the different laws related to gender-based violence laws. Now moving to the detention and arrest laws, जो आज का टॉपिक था, और उसके साथ प्रिजन एक्ट और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं मैं उनको भी ब्रीफली टच करता जाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बेसिकली आर्टिकल 10, प्लीज नोट इट डाउन, आर्टिकल 10 is related to the safeguards as to arrest and detention. दिस आर्टिकल रीड्स, में उसको आपके सामने उसकी दो तीन जो लाइंस हैं वो ज़रूर मैं पढ़ना चाहूँगा। So Article 10 states that safeguards as to arrest and detention. 10 sub-article 1, no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest. So जो भी शख्स अरेस्ट किया जाएगा कहीं भी पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसको एज सोन एज पॉसिबल यानी फोर्थ विद उसको वो ग्राउंड्स बताए जाएंगे कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। Nor shall he be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner for his या कि किसी भी अरेस्टेड पर्सन को ये हक होगा, उसको ये इख्तियार हासिल होगा कि वो अपनी चॉइस के लॉयर से कंसल्टेशन कर सके और वो उसको डिफेंड कर सके। तो राइट टू लॉयर ऑफ चॉइस भी आर्टिकल 10(1) ने दे दिया, और ये भी राइट आर्टिकल 10(1) ने दे दिया कि आपको अरेस्ट की रीजंस, उसके ग्राउंड्स बताए जाएंगे, यानी आपको एफआईआर उसी टाइम दी जाएगी अगर आप पे एफआईआर हो चुकी है। अगर कोई कंप्लेंट फाइल है वो कंप्लेंट आपको दी जाएगी। अगर आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई नैब का नोटिस है, एफआईए का नोटिस है, तो वो नोटिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ वो कंप्लेंट दी जाएगी कि आपके खिलाफ इस ऑफेंस के अंदर आपके खिलाफ चार्जेस हैं और आपके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। इसी के साथ आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 2 जो है वो ये कहता है, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट। जब वो पर्सन अरेस्ट हो गया तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर जो नज़दीक तरीन मजिस्ट्रेट है या उस इलाके का जो एरिया मजिस्ट्रेट है या एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट है, उसके सामने उसे पेश किया जाएगा।
ये मैंडेटरी है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the nearest magistrate। तो वो जो टाइम ऑफ जर्नी है उसको एक्सक्लूड करके 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करना, ये मैंडेटरी है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 10(4) जो है वो दैट डील्स विद द प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसमें मैं इसको पढ़ देता हूँ आर्टिकल 10(4) को। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल बी मेड एक्सेप्ट टू डील विद द पर्सन्स acting in a manner prejudicial to the integrity, security और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। तो सिर्फ ऐसे लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है जो इन 3 कैटेगरीज में आते हों। इफ देयर एक्ट इज प्रीजुडिशियल टू द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, प्रीजुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान और प्रीजुडिशियल टू द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। तो ये 3 ग्राउंड्स हैं फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। नेक्स्ट इज और एनी पार्ट देयर ऑफ और एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी अगर वो पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स के खिलाफ उसके एक्शंस प्रीजुडिशियल हैं तो उसको भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है बेसिकली कि विदाउट एनी एफआईआर, विदाउट एनी फॉर्मल कंप्लेंट, आप इस खदशे के ऊपर या इस एप्रीहेंशन के ऊपर कि इसके जो एक्शंस ये कर रहा है या ये जो करने जा रहा है, जिनकी प्लानिंग कर रहा है, वो प्रीजुडिशियल हैं ऑन दीज ग्राउंड्स फॉर द सिक्योरिटी इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, तो उसे 3 महीने के लिए डिटेंशन में, जेल में रखा जा सकता है। तो और उसके अंदर भी ये कहा गया है कि एक इसी लॉ के अंदर आर्टिकल 10(4) के अंदर कि एक रिव्यू बोर्ड होगा जिसके अंदर जब आप उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल देंगे तो फिर एक रिव्यू बोर्ड होगा जो उस सारे मैटर को रिव्यू करेगा और फिर वो उसको फाइनल करेगा कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन वाकई बनती थी या नहीं बनती थी। इसके साथ आप जरूर मिला के पढ़ेंगे आर्टिकल 10A को। आर्टिकल 10A इज रिलेटेड टू द राइट टू फेयर ट्रायल बेसिकली। तो जब भी आप डिटेंशन और अरेस्ट के लॉज को पढ़ें तो आपने आर्टिकल 10A को और आर्टिकल 4 को जरूर पढ़ना है। तो आर्टिकल 10A स्टेट्स दैट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स and obligations or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process। तो फेयर ट्रायल का राइट जो है आर्टिकल 10A हर पाकिस्तानी शहरी को देता है और फेयर ट्रायल इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द चार्जेस आल्सो। तो वो जो बात आर्टिकल 10 कह रहा है उसको फर्दर एम्फेसाइज किया गया है आर्टिकल 10A के अंदर। इसी के साथ अगर आप आर्टिकल 4 को भी पढ़ लें तो आर्टिकल 4 इज रिगार्डिंग द ड्यू प्रोसेस। तो ड्यू प्रोसेस मींस जो प्रोसेस एक एक शख्स को दिया गया है, यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, वही प्रोसेस सबको मिलना चाहिए। और जो प्रोसेस लॉ ने प्रोवाइड किया है, सीआरपीसी ने प्रोवाइड किया है फॉर एग्जांपल, या एंटी टेररिज्म एक्ट ने प्रोवाइड किया है, या जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट ने प्रोवाइड किया है, तो वही प्रोसेस हर शख्स को मिलना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ हिज एथनिसिटी, हिज पॉलिटिकल एफिलिएशन, हिज सेक्स और जेंडर और एनीथिंग एल्स। तो ये एक जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल बेस थी फॉर द डिटेंशन एंड अरेस्ट लॉज। अब हम टाइम को देखते हुए कवर करते हैं प्रिजन्स एक्ट को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। प्रिजन्स एक्ट, it applies to the whole of Pakistan. Basically, Prisons Act 1894, it is applicable to whole of Pakistan. इसके जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं मैं वो आपको बताता जाता हूँ। इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सेक्शन 29 डील्स विद द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जिसे आप कैद तन्हाई कहते हैं। आजकल आपने न्यूज़ में इसको सुना होगा कि फलां शख्स को कैद तन्हाई में रखा गया है। तो इट डील्स विद द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, लेकिन इसकी भी कुछ लवाजमात हैं इसके। तो लेट्स रीड दैट सेक्शन। नो सेल, सेल मीन्स वो जो कमरा होता है
एक prisoner का, no cell shall be used for solitary confinement unless it is furnished with the means of enabling the prisoners to communicate at any time with an officer of the prison. तो उसके अंदर अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट इस तरह का होना चाहिए कि जब भी वो प्रिजनर चाहे वो ऑफिसर ऑफ द प्रिजन से बात कर सके, यानी कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक अंधेरी कोठरी हो और उसमें कोई भी ना आवाज बाहर जाए ना वो कम्युनिकेट कर सके. एंड एवरी प्रिजनर सो कन्फाइंड इन अ सेल फॉर मोर देन 25 hours, whether as a punishment or otherwise, shall be visited at least once a day by the medical officer or medical subordinate. और वो जो शख्स सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है उसके मुतालिक मैंडेटरी है कि जो जेलर है, जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल है, वो एक दफ़ा एटलीस्ट मेडिकल ऑफिसर को या मेडिकल सबॉर्डिनेट को उसके पास भेजे और उसका मेडिकल चेकअप भी हो. तो ये राइट है एक प्रिजनर का कि उसको उसको जब भी वो चाहे वो कम्युनिकेट कर सके जेल अथॉरिटीज के साथ. सेकेंडली उसका मेडिकल चेकअप किया जाए. देन इन चैप्टर 6 it deals with the matter of foods and clothing and bedding of the prisoners. चैप्टर 6 सेक्शन 31 से 33 तक, फ्रॉम 31 टू 33. और इसमें ये कहा गया है, मैं 31 को पढ़ देता हूँ, कि जो प्रिजनर है उसको बाहर से खाना मंगवाने का भी राइट है, बाहर से बिस्तर मंगवाने का भी राइट है, बाहर से कपड़े मंगवाने का भी राइट है. ये जो अक्सर आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये गुफ्तगू सुनते रहते हैं कि फलां का बाहर से खाना आता था या फलां का बाहर से खाना नहीं आ रहा, या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो उसका जवाब लॉ के अंदर मौजूद है. सेक्शन 31 ऑफ प्रिजन्स एक्ट ये कहता है, अ सिविल प्रिजनर और एन अनकन्विक्टेड क्रिमिनल प्रिजनर shall be permitted to maintain himself and to purchase or receive from private sources at proper hours food, clothing, bedding, or other necessaries, but subject to examination and to such rules as may be approved by the IG of Police, Inspector General. तो सब्जेक्ट टू द अप्रूवल एंड सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन, आप खाना भी मंगवा सकते हैं, कपड़े भी मंगवा सकते हैं, बेडिंग भी मंगवा सकते हैं. ठीक है, उसके ऊपर एंड, और आगे लिखा हुआ है एंड अदर नेसेसरीज, और इसके अलावा अगर कोई ज़रूरियात हैं तो वो भी आप चीज़ें मंगवा सकते हैं. तो सेक्शन 31 to 33 it deals with the food, clothing and bedding of prisoners. Then in the next chapter, chapter 7, from section 34 to 36, it is related to the employment of prisoners. सो प्रिजन में आपको पता है कि जाहिर है हर तरह के लोग जाते हैं वहाँ पे, प्रोफेसर्स भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे. तो जो सेक्शन 34 है, 34, 35, 36, ये एम्पावर करता है जेलर को कि वो काबिलियत के मुताबिक लोगों को उनके काम पे लगा सकता है. टीचर है तो उसको टीचिंग पे लगा दे, कोई इंजीनियर है तो अगर कोई लैब अवेलेबल है तो वहाँ पे लगा दे. और यही जो लॉ है ये भी एम्पावर करता है कि प्रिजनर अगर अपनी वहां पर एम्प्लॉयमेंट के जरिए कुछ अर्निंग्स करता है तो वो घर भी भेज सकता है. तो सेक्शन 34 to 36 it is related to the employment of prisoners. Then chapter 8 from 37 to 39, section 37 to 39, it is related to the health of prisoners, which is very important. So sick prisoners and all the other prisoners, they have a right to visit the doctors. And the section 39 of this act, it says that in every prison and hospital or proper place for the reception of sick prisoners shall be provided. तो हर प्रिजन के अंदर हॉस्पिटल का होना लाजिम है एज पर लॉ. और इसके अलावा जो सेक्शन 37 और 38 हैं वो ये कहते हैं कि जो प्रिजनर्स हैं उनको मेडिकल ऑफिसर तक रसाई दी जाएगी, उनका रेगुलर चेकअप होगा, और सिर्फ फिजिकल नहीं होगा बल्कि जो इसका 37 का 2 है वो मैं पढ़ देता हूँ. द जेलर शेल विदाउट डिले कॉल द अटेंशन ऑफ द मेडिकल सबॉर्डिनेट टू एनी प्रिजनर्स desiring to see him
यानी जब भी प्रिजनर का दिल चाहेगा, ये नहीं कि जेलर का जब दिल चाहे तो वो चेकअप करवाएगा, जब भी प्रिजनर ये डिजायर करेगा कि उसने चेकअप करवाना है तो उसको चेकअप की फैसिलिटी दी जाएगी। Subordinate to any prisoners desiring to see him or who is ill or whose state of mind or body appear to require attention। तो इसमें माइंड और बॉडी दोनों की बात की गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर कोर्ट्स में इस चीज पे झगड़ा होता है कि अगर किसी को साइकोलॉजिकल इशू है तो कोई बॉडीली हार्म तो है नहीं उसको, तो उसको हम हॉस्पिटल क्यों भेजें। तो इसमें जो वर्ड है दैट इज माइंड और बॉडी। अगर कोई साइकोलॉजिकल इशू भी है, वो कोई प्रेशर फील कर रहा है, उसको कोई इमोशनल डिस्ट्रेस हो चुका है, तो उसके लिए भी आप उसको डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे। और डॉक्टर की फैसिलिटी अगर हॉस्पिटल के अंदर नहीं है तो फिर उसे आउट ऑफ द प्रिजन जो भी डॉक्टर्स या हॉस्पिटल फैसिलिटी जो नज़दीक तरीन अवेलेबल है या बेस्ट अवेलेबल है, वहां पर उस प्रिजनर को भेजा जाएगा। एंड देन इन सेक्शन 40 जो आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड टू द विजिट्स टू सिविल एंड अनकन्विक्टेड क्रिमिनल प्रिजनर्स। ये जो मुलाकातें होती हैं प्रिजनर्स के साथ, ये कैसे होंगी, तो इसको सेक्शन 40 और उससे आगे जो सेक्शंस हैं वो डील करते हैं। मैं इसको सेक्शन 40 को जल्दी से पढ़ देता हूँ। Section 40 is related to visits to civil and unconvicted criminal prisoners. Due provision shall be made for the admission at proper times and under proper restrictions into every prison of persons with whom civil or unconvicted criminal prisoners may desire to communicate, care being taken that so far as may be consistent with the interest of justice, prisoners under trial may see their duly qualified legal advisors without the presence of any other person। तो दो चीजें इसमें बता दी गई। एक तो ये कि ड्यू केयर की जाएगी और उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, इस पूरे लॉ के अंदर ये बताया गया है। और सेकेंडली आप ना सिर्फ मुलाकात जनरली लोगों से कर सकते हैं, बल्कि लीगल एडवाइजर से, लॉयर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। और जब आप लॉयर से कंसल्ट करेंगे, चूंकि लॉयर से जब आप कंसल्ट करते हैं तो आप वो चीज़ें बताते हैं जो आमतौर पे आप जनरली लोगों से बात नहीं करते। क्लाइंट काउंसिल प्रिविलेज के तहत आप अपने सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज करनी होती है। तो लॉ ये प्रोटेक्शन देता है कि जब लीगल एडवाइजर्स लॉयर्स जाएं किसी से मिलने के लिए, चाहे कोई वो पॉलिटिकल फिगर है या नॉन पॉलिटिकल फिगर है, तो वहां पर कोई और शख्स मौजूद ना हो। तो ये सेक्शन 40 है जो इस चीज को प्रोटेक्ट करता है। देन देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज चैप्टर 9। आपने अक्सर देखा होगा कि जेल में झगड़ा हो गया, बंदे का कत्ल हो गया, ये वो, तो जेल के अंदर जो ऑफेंसेस होते हैं उनको डील करता है चैप्टर 11 ऑफ दिस एक्ट, दैट इज रिलेटेड टू द प्रिजन ऑफेंसेस फ्रॉम सेक्शन 45 टू सेक्शन 54। तो ये जनरली जितने भी वहाँ पर ऑफेंसेस होते हैं जेल के अंदर, उनको ये डील करता है कि वहाँ पर अगर कोई झगड़ा होता है तो उसको कैसे पनिश करना है, उसकी विपिंग करनी है, उसको सेल में बंद करना है, उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजना है, उसको आपने कैदे मुशक्कत में लगा देना है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। So this was the overview of Prisons Act. I think we have 5 minutes left. तो अगर कोई questions हैं तो I am open. अगर किसी के क्वेश्चन है तो काइंडली दे कैन रेज देयर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चंस। Meanwhile, when if question comes or not, I'll share 4 or 5 judgments related to the Juvenile Justice System Act. They are very important judgments. मैं PDF भेज दूंगा मैम को, वो आपसे शेयर कर देंगी। जी सर, एंड आई थिंक माहिमा हैज अ क्वेश्चन। यस माहिमा, यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने जब जुवेनाइल एक्ट पढ़ाया था तो आपने उसमें पनिशमेंट की बात की थी कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी नहीं मिलती और अक्सर लोग इस वजह से फिर उनसे क्राइम करवाते हैं।
जैसे अगर किसी जुवेनाइल को बोल के कोई मर्डर करा दिया या कोई भी क्राइम करा दिया, तो उसमें फिर उस जुवेनाइल का ट्रायल चलेगा या अगर पता चलता है तो फिर उस उस बंदे का चलना चाहिए ना जिसने ये काम कराया? जी, बेसिकली वो तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। उसमें सेक्शन 109 ऑलरेडी मौजूद है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर। अबेटमेंट का? जी, अबेटमेंट का, ठीक है। तो अगर वो उसके अंदर फॉल करता है या उसके हवाले से कोई एविडेंस अवेलेबल है कि इसके इमा पे इस पे इसके कहने पे ये ऑफेंस हुआ है, तो डेफिनेटली वो आता है उसके अंदर। और फिर इसी लॉ के अंदर ये भी प्रोविजंस मौजूद हैं कि कोर्ट चाहे तो जुवेनाइल का जो ट्रायल है वो सेपरेटली करे, चाहे तो बाकी सबके साथ करे। तो उसमें डेफिनेटली वो लोग आते हैं अमूमन केसेस के अंदर, जैसे मर्डर केसेस होते हैं। तो मैं आपको केसेस भी अभी भेजूंगा, उसमें मर्डर केस भी है। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जिसमें ऑन द डे ऑफ ऑफेंस बच्चे की उम्र 16 साल थी। तो कोर्ट ने फिर उसके ऊपर क्या रूल किया, ये मैं क्यूरोसिटी आपको छोड़ दूंगा कि अगर डे ऑफ ऑफेंस पे उसकी एज 16 इयर्स है, क्योंकि 16 इयर्स का एक बैरियर दिया गया है बिटवीन द मेजर ऑफेंसेस एंड हीनियस ऑफेंसेस, उसकी बेल से रिलेटेड जो मामला है, तो क्या उसकी बेल हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये आपने वो केस लॉ जरूर पढ़ना है। फिर एक और केस है दैट इज रिलेटेड टू ड्रग ट्रैफिकिंग। उसमें भी बेल ग्रांट हुई है एक जुवेनाइल को, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था मेरा कि कल हमने पढ़ा था एटीए एक्ट जो एंटी टेररिज्म, तो अगर कोई चाइल्ड अगर कोई एक्ट करता है, टेररिस्ट एक्ट कोई करता है, तो वो, क्योंकि ये दोनों स्पेशल लॉज हैं, तो वो एटीए के अंदर आएगा या जुवेनाइल उसका कोर्ट्स ट्रायल करेंगी या दूसरी एंटी टेररिज्म जो कोर्ट हैं वो ट्रायल करेंगी? जी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी केसेस दहशतगर्दी के केसेस में बहुत आते हैं। बेसिकली ट्रायल इसका जो ओवरसी करेगी वो एंटी टेररिज्म कोर्ट ही करेगी, एटीसी कोर्ट। एटीसी कोर्ट के अंदर फिर बाइफरकेशन होगी कि जुवेनाइल का जो ट्रायल है उस ऑफेंस का वो अलग से किया जाए या उसको जो फिजिकल प्रेजेंस है उससे डिस्पेंस विद कर दिया जाए, वो हाजिर ही ना हो कोर्ट के अंदर। और जो बाकी जो मेजर ऑफेंडर्स हैं उनका फिर ट्रायल किया जाए और अल्टीमेटली उसमें सर कन्विक्शन या क्योंकि एक्विटल अक्सर होगा। हम देखते हैं ये जो टेररिस्ट इस तरह के कोई एक्ट्स होते हैं तो वो बच्चों से ही करवाए जाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें फिर जो ट्रायल होगा वो एटीसी कोर्ट ही करेगी, लेकिन फिर उसने डिसाइड करना है कि क्या मैं जुवेनाइल के साथ बाकी सब का ट्रायल करूं या जुवेनाइल का ट्रायल अलग से करें। और उसको फिर अगर इकट्ठा करना है तो जुवेनाइल को प्रोटेक्शन दी जाएगी कि वो थ्रू वीडियो लिंक अपीयर हो जाए या उसको हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया जाए। तो ये ठीक। एटीसी कोर्ट ने डिसाइड करना है। ठीक है, थैंक यू सर। Any other question? अगर किसी और का सवाल है तो वो भी कर ले, अदरवाइज we'll just proceed to end the session. I must appreciate your effort, Pakistan Law Students Association, and especially the whole cabinet and the president, Aqsa Sajjad. कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर करें मीनवाइल, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा ज़रूर करूँगा। और आपकी ये जो एफर्ट्स हैं स्पेशली फॉर द लॉ स्टूडेंट्स, हम भी स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, तो ये एक सीखने का प्रोसेस है और इसी तरह इंटरेक्शन से आप सीखते हैं डिफरेंट Thank you एक्सपीरियंसेस so और much sir for एक्सपीरियंस। the kind words. Actually obviously सारे law students हैं तो माशाल्लाह पीएलए से ने अब काफ़ी हद तक एक्सपैंड कर लिया हुआ है। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कंट्रीब्यूट किया और आपने इस सेशन को पॉसिबल किया हमारे लिए, तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो आपका है। थैंक यू सो मच। एंड आई डोंट थिंक सो सर कि हमारे पास और क्वेश्चंस हैं। और थैंक यू सो मच, आपने जो सेशन दिए हमारे, और यू हैव एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ देम इन डिटेल्ड and covered almost all of the topics. So thank you so much, sir, for joining us, and we wish you again the best of luck for your career. So thank you so much. We had an amazing experience for you, और मैं पार्टिसिपेंट से इंशाल्लाह आपके साथ फीडबैक भी शेयर करूँगी इस सेशन की ज़रूर जो भी ज़रूर वो देंगे।
So thank you so much, तो sir. मुझे Allah वेट Hafiz. थैंक यू so much.